Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning. So legal reasoning है ये आपका टेक्निक है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ दिया जाएगा, देन यू विल बी गिवन द फैक्ट्स दिए जाएंगे और उसके बेस पे आपको 3-4 ऑप्शंस दिया जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स गिवन. इज़ इट क्लियर? और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक, पहले आपको जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ दिया गया है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, पॉइंट वाइज उसको नोट डाउन करना. देन फैक्ट्स है, फैक्ट्स को पॉइंट वाइज नोट करो. देन यू सी कि ये जो आपके फैक्ट्स है क्या आपके प्रिंसिपल्स के जो इसेंशियल्स हैं उन प्रिंसिपल के इसेंशियल्स को फुलफ़िल कर रहे हैं. नहीं, अगर फुलफ़िल कर रहे हैं देन यू हैव टू गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट principle. Is it clear? So let us discuss about the illustration. Principle यहाँ क्या दिया है, nothing is an offense which is done by a person. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of act or what he is doing is either wrong or contrary to law. तो ये क्या है, इन्होंने कहा है कि जिस टाइम पे कोई पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, अगर वो मेंटली इल है, उसका जो माइंड है इट इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वहाँ पे अगर अनसाउंड माइंड है उसको नहीं पता कि वो क्या काम करने जा रहा है, जो एक्ट करने जा रहा है उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो वो एक्ट करने जा रहा है वो गलत है या सही है, रॉन्ग है राइट है, क्या है, वेदर इट इज़ कॉन्ट्रारी टू लॉ. अगर वो अनसाउंड माइंड का है उस टाइम पे तो उसका जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा. इज़ इट क्लियर? सपोज फॉर एग्जाम्पल पर्सन इज़ मैड, कोई पर्सन है ही इज़ मैड. अब उसको जब वो मैड है ही डज नॉट नो व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ और इट इज़ राइट, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो अगर वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस. इज़ इट क्लियर? नाउ सी व्हाट आर द फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस principle. Rahim dreamt of being commanded by someone in paradise to sacrifice his 5-year-old son. Next morning, he took his son to a nearby mosque and killed him by thrusting knife in his throat. Then he went straight to his uncle, but finding village chowkidar nearby, took the uncle to a tank at some distance and then narrated the whole story to him. He was prosecuted for murder. Is it clear? यहाँ पे क्या है कि उसने एक फादर ने अपने 5 साल के बच्चे को मार डाला. इज़ इट क्लियर? फादर ने 5 साल के बच्चे को मार डाला है. अब उसमें और किस तरह से, नाइफ से मारा है, और उसके मारने के बाद वो सीधा अपने अंकल के पास गया है. ही वेंट टू हिज अंकल. इज़ इट क्लियर? मतलब उसने तो वहाँ पे देखा कि विलेज का चौकीदार था, तो उसने अपने अंकल को कुछ डिस्टेंस प्लेस पे ले गया और वहाँ पे जाके उनको पूरी स्टोरी नरेट कर दी है. एंड ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर. नाउ द डिसीजन यू हैव टू गिव इज़ दैट इज़ रहीम गिल्टी ऑफ मर्डर और नॉट. इज़ ही गिल्टी ऑफ मर्डर और नॉट. तो अब आप इसको कैसे देखोगे, पहले जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स को आप पॉइंट वाइज नोट करो, देन यू शुड नोट डाउन द फैक्ट्स पॉइंट वाइज. देखो अब यहाँ पे जो हमें प्रिंसिपल दिया गया है उसमें क्या है कि अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो, लेकिन यहाँ पे हम अगर फैक्ट से देखें पर्सन इज़ नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड. उसको पता है कि उसने क्या काम किया, इसीलिए वो किसके पास गया, अपने अंकल के पास गया है. सो गाइस लुक एट द स्क्रीन. यहाँ पे देखो सबसे पहले इन्होंने लीगल प्रिंसिपल को डिवाइड कर दिया, पॉइंट वाइज लिखा है नथिंग इज़ एन ऑफेंस. सेकेंड, विच इज़ डन बाय द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज़ इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट और वॉट ही इज़ डूइंग इज़ आइदर रॉन्ग और contrary to law.
सो इफ़ वी लुक इनटू द अबव सेड प्रिंसिपल, फैक्चुअल सिचुएशंस को भी हमने ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट वाइज आप लिख लो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रहीम ने अपने 5 साल के बेटे की को सैक्रिफाइस किया है, और दूसरी मॉर्निंग में वो उन्होंने ड्रीम देखा था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो कहाँ गए, मॉस्क के पास गए और किल्ड हिम बाय थर्स्टिंग नाइफ टू इन हिज थ्रोट, अपने बच्चे को मार डाला। उसके बाद वो सीधा अपने अंकल के पास गए। फोर्थली उसने देखा कि वहाँ पे चौकीदार है, तो उसने अपने अंकल को डिस्टेंस प्लेस पे लेके गए और पूरी स्टोरी नरेट कर दी है। एंड लास्टली ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर। नाउ आप री एनालाइज करो दोनों फैक्ट्स को और प्रिंसिपल को। सो देखो, नथिंग इज़ एन ऑफेंस। ऑफेंस क्या है, किलिंग ऑफ 5 year of old son, दैट इज़ मर्डर, ठीक है। विच इज़ डन बाय द पर्सन, किसने किया है, फादर ने। जब वो ऑफेंस कमिट कर रहा था तो किस तरह से किया उसने, बाय थर्स्टिंग नाइफ इन हिज थ्रोट, बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। रीज़न क्या है इसका, कि उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था कि इन विच अ पर्सन इन पैराडाइज कमांडेड हिम टू सैक्रिफाइस हिज सन एंड ऑन हिज फादर एक्चुअली किल्ड हिज सन बाय थर्स्टिंग नाइफ इन हिज थ्रोट। इनकैपेबल ऑफ नोइंग, फादर अनसाउंड माइंड का नहीं था, तो ही वॉज कैपेबल इनफ टू नो। सो नेचर ऑफ एक्ट क्या है, नेचर क्या है, किलिंग ऑफ हिज सन विच वॉज डन बाय थर्स्टिंग नाइफ इन सन्स थ्रोट। वॉट इज़ डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। फादर को पता था कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो गलत है एंड इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। इज़ इट क्लियर। सो लास्टली उन्होंने क्या था, ही शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर। अब यहाँ पे क्या है, देखो इंसैनिटी का डिफेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फादर था, ही वॉज वेरी मच सेन, ही वॉज ऑफ साउंड माइंड। सो इंसैनिटी का डिफेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फादर इनसेन नहीं था जब उसने अपने बच्चे को मारा। उनका पूरा कंट्रोल था अपने माइंड के ऊपर, और वो अंडरस्टैंड कर सकते थे नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट व्हाट वाज डूइंग वाज रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। सो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स आंसर। देखो 4 ऑप्शंस आपको क्या दी गई है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो 4 ऑप्शंस हैं वो आपको क्या दी गई हैं। देखो दोबारा से देखें। He is guilty of committing murder. He is guilty of committing culpable homicide. He has not committed any offense because he was not knowing the nature of his act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. He cannot take the defense of insanity because he knew the fact has committed some wrong, and this was the reason he did not tell the incident to his uncle when he was talked to Chowkidar. So he is guilty of committing culpable homicide. Is it clear? Next is, now we will discuss legal reasoning about law of torts. सबसे पहले लॉ ऑफ टॉर्ट्स मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या। टॉर्ट क्या है, ये एक सिविल रॉन्ग है। प्लीज़ क्लियर इट, मैंने क्या बोला है, टॉर्ट है सिविल रॉन्ग है, ठीक है। टॉर्ट रॉन्ग है, बट एवरी रॉन्ग इज़ नॉट अ टॉर्ट। सो कौन सा रॉन्ग टॉर्ट होगा, ओनली अ सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग इज़ नॉट अ टॉर्ट। इज़ इट क्लियर। कोई भी सिविल रॉन्ग है, प्राइवेट रॉन्ग है, दैट इज़ रॉन्ग अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, वो टॉर्ट होगा। क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ डील्स विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। लॉ ऑफ टॉर्ट सिर्फ सिविल रॉन्ग से डील करता है या प्राइवेट रॉन्ग से। इज़ इट क्लियर। यहाँ पे अगर सिविल रॉन्ग कमिट हो रहा है तो वहाँ पे कॉम्पनसेशन मिलेगी पार्टी को, जिस पार्टी को डैमेजेस हुए, नुकसान हुआ, कॉम्पनसेशन मिलेगी। और वो जो डैमेजेस है, कॉम्पनसेशन, वो लिक्विडेटेड भी हो सकते हैं। लिक्विडेटेड मीन्स कि जो पार्टीज़ ने पहले ही फिक्स कर लिए हैं कि अगर कल को कोई नुकसान होगा, कोई डैमेज होगा, देन इससे ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, दैट इज़ लिक्विडेटेड damages. Is it clear? Suppose for example
अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म की है, फुलफिल नहीं किया है, तो इट मीन्स ही हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो कि अगर कल को कोई नुकसान होगा तो कॉम्पनसेशन कितना पे किया जाएगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप नहीं डिसाइड कर रहे हो तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं और वहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। सो टॉर्ट है ये सिविल रॉन्ग है रिड्रेसेबल विद अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। नाउ व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ टॉर्ट? मेनली देयर आर 3 इसेंशियल्स ऑफ अ टॉर्ट और वो कौन से हैं? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट, some damage or harm or injury suffered by the plaintiff, and thirdly some legal remedy is there for causing such injury। तो इनको तीनों को अंडरस्टैंड करो आप। क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, कि डिफेंडेंट ने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया या ओमिट किया है। सेकेंड क्या है कि जो डैमेजेस या हार्म और इंजरी है वो सब प्लेंटिफ ने सफ़र किया है। देन थर्डली सम लीगल रेमेडी इज़ देयर फॉर कॉजिंग सच इंजरी। इज़ इट क्लियर? तो ये आपके टॉर्ट्स के इसेंशियल हैं। देन देयर आर 2 लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम है जो कि हेल्प कर रहे हैं डिटरमाइनिंग लाइबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और वो 2 मैक्सिम्स क्या है? डैमनम साइन इंजुरिया एंड इंजुरिया साइन डैमनम। नाउ डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स, डैमनम मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट, and injuria means injury, or you can say legal injury. So damnum sign injury means there is a damage without violation of legal right, without legal injury. Damage means, damnum sign injuria means damage without legal injury. इज इट? जहाँ के कि आपको नुकसान तो हुआ है बट आपकी कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुई है, दैट इज़ डैमनम साइन इंजुरिया। इज़ इट क्लियर? कि अगर आपको कोई लॉस, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लॉ का कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने खोला हुआ है, जहाँ मैंने खोला है एडजॉइनिंगली किसी और ने आके भी वहीं ओपन कर लिया है। अब उनके ओपन होने से मेरा नुकसान हो रहा है, बच्चे कुछ उधर भी शिफ्ट हो रहे हैं। इज़ इट क्लियर? तो वहाँ पे क्या मेरा कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है? नो, कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। सो डैमेज, मुझे नुकसान ज़रूर हुआ है, मॉनेटरी नुकसान हुआ है, लेकिन मेरी लीगल राइट नहीं वायलेट हुए, दैट इज़ डैमनम साइन इंजुरिया। सो देयर इज़ अ फेमस, वेदर दिस इज़ एक्शनेबल और नॉट, इट मे नॉट बी एक्शनेबल। ये एक्शनेबल नहीं होएगा अनलेस देर इज़ अ वायलेशन ऑफ लीगल इंजरी और देर इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिंगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। इज इट क्लियर? नाउ देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ ऑन दिस डैमनम साइन इंजरी, दैट इज़ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें क्या हुआ था, स्कूल, एक ऑलरेडी स्कूल वहाँ पे सेटअप था, एक और स्कूल एडजॉइनिंगली एक और स्कूल ओपन हो गया, तो वो स्कूल मास्टर है, उन्होंने राइवल स्कूल जब नेबरहुड में उनके आ गया है तो वहाँ पे उन्होंने अपनी फ़ीस रिड्यूस करनी पड़ गई है। रिड्यूस क्यों? क्योंकि बच्चों की एडमिशन उधर भी जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे स्कूल की फ़ीस कम होगी तो हमारे स्कूल बच्चे इस तरफ ज़्यादा आएंगे। तो इस तरफ से उनको मॉनेटरी कंपनसेशन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे प्लेंटिफ्स की कोई भी लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुई है, सो प्लेंटिफ के पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई भी उन्होंने जो भी लॉस सफ़र किया उसके लिए देयर इज़ नो रेमेडी, क्योंकि डिफेंडेंट है वो अपनी लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। दे हैव राइट टू ओपन अ स्कूल एनीवेयर एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। सो यहाँ पे लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुई है, प्लेंटिफ को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। Next is regarding injuria sign damnum. Injuria means legal injury, sign means without, and damnum means damage. So यहाँ पे आपका क्या है, इंजरी विद लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, जहाँ पे आपकी लीगल राइट वॉयलेट हो रही है बट एज सच कोई भी आपको नुकसान नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुई है। इज़ इट क्लियर? For example, there is an important case law in this, Ashby versus White.
यहाँ पे क्या था इस केस में, जो प्लेंटिव था, प्लेंटिव ही वॉज अ क्वालिफाइड वोटर एट अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। डिफेंडेंट जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने रॉन्गफुली उनकी वोट लेने से मना कर दिया है। सो कैंडिडेट जिसके लिए वो प्लेंटिव वोट कर रहा था एंड ही वन, प्लेंटिव जिसके लिए वोट करना चाहते थे, जिसके लिए वोट करना चाहते थे प्लेंटिव, वो जीत गया था इलेक्शंस में। इज़ इट क्लियर? ही वॉन एट द इलेक्शंस। सो अगर जब वो उनके इलेक्शंस में जीत भी गया था तो प्लेंटिफ ने कोई हार्म नहीं सफ़र किया था, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, बट क्या हुआ था, उनकी लीगल राइट इन्फ्रिंज हुई थी, क्योंकि वोटिंग की राइट सबके पास है और उनको वोट नहीं करने दिया, उनकी लीगल राइट वॉलेट हुई है। सो डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लाइबल एंड प्लेंटिफ वॉज अवॉर्डेड द डैमेजेस। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू मैक्सिम्स। नाउ सी, प्रिंसिपल क्या दिया गया है कि कोई भी एक्शन लाई नहीं होगा फॉर मेयर डैमेज और लॉस, चाहे वो डैमेज लॉस आपका जितना भी सब्सटेंशियल है, कॉज्ड बाय एन एक्ट विच डज नॉट इन्फ्रिंज सम लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। इज इट क्लियर? No action lies for damage or loss, however substantial, caused by an act which does not infringe some legal right of a person. So facts देखिए, यहाँ पे 4 शिप ओनर्स थे ABCD, जिन्होंने चाइना से लेके इंग्लैंड तक टी को शिप करना था। सो दे हैव कंबाइंड टूगेदर टू ड्राइव F। ये 4 शिप ओनर्स एक साथ मिल गए F जो राइवल शिप ओनर था उनको ख़त्म करने के लिए। इज़ इट क्लियर? और वो उन्होंने क्या किया, स्पेशल कंसेशंस ऑफ़र कर दिए अपने कस्टमर्स को, who would deal with them to the exclusion of F. Now can F who suffered loss claim compensation? Again, please break your principle, write your principle in the points, then write your facts in the points and फिर एनालाइज करो उसको। उसके बेसिस पे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा अगर इस तरीके से आप सॉल्व करने जा रहे हो। सो ABCD पहले लिखो, नो एक्शन लाइज किसके लिए, फॉर डैमेज और लॉस। वो डैमेज और लॉस आपका कितना भी सब्सटेंशियल है, कॉज्ड बाय एन एक्ट जो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा लीगल राइट ऑफ पर्सन। क्या अब इसमें कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रही है? लीगल राइट F की इन्फ्रिंज नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? लीगल राइट F की नहीं इन्फ्रिंज हो रही है। सो सिंपल सी बात है, अगर उसकी लीगल राइट नहीं इन्फ्रिंज हो रही है, क्या वो कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं? वो कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता। सो लुक एट दी ऑप्शंस कि आपके पास क्या ऑप्शंस क्या हैं। First is yes, ABCD had adopted unlawful means. No, ABCD had done nothing unlawful. Third, yes, because F suffered loss. And fourth, none of the above. So इसका आंसर क्या होगा? Second क्वेश्चन क्या था, कैन F who suffered loss claim compensation? No, F cannot claim compensation. Why? Because ABCD had done nothing unlawful. Is it clear? क्योंकि यहाँ पे F की लीगल राइट नहीं वॉयलेट हुई है, ABCD ने उनकी लीगल राइट को वॉयलेट नहीं किया है, तो उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। नाउ सेकंड प्रिंसिपल क्या है, इफ़ देयर इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अगर अब लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रही है पर्सन की, वो टॉर्ट्स के अंडर स्यू कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, इवन इफ़ ही हैज़ नॉट सफर्ड एनी हार्म और लॉस। सो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन डैमनम साइन इंजुरिया, and now second principle it is based on injury sign damnum. Is it clear? सो उन्होंने क्या कहा है कि अगर लीगल राइट पर्सन की इन्फ्रिंज हो रही है वो टॉर्ट्स के अंडर स्यू कर सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए, इवन इफ़ ही हैज़ नॉट सफर्ड एनी हार्म और लॉस। तो अब यहाँ पे फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या है यहाँ पे, जो मिस्टर राणा है ये बैंक मैनेजर हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है टू ऑनर अ चेक दैट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर हरीश, जो कि कस्टमर है
और उनके सफिशेंट फंड्स में भी थे अकाउंट्स के में। देखो हरीश एक कस्टमर है, उनके अकाउंट में सफिशेंट फंड्स भी हैं, तब भी जो बैंक मैनेजर है मिस्टर राणा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है चेक को ऑनर करने के लिए। नाउ कैन हरीश जो कि कस्टमर है वो राणा को स्यू कर सकते हैं अंडर टॉर्ट्स एंड क्लेम कॉम्पनसेशन। अगेन आई विल टेल यू कि ब्रेक योर प्रिंसिपल, ब्रेक योर फैक्ट्स, एनालाइज करो दोनों को। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, येस राणा हैज़ वायलेटेड legal rights of Harish. No, since the entire amount of Harish is in bank account was intact. Third, Rana can plead extraordinary situation in the bank at that point due to which he could not honor the check. अगर आप प्रिंसिपल और फैक्ट्स को ब्रेक करोगे तो आपका आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, येस राणा हैज़ वायलेटेड लीगल राइट्स ऑफ हरीश। इज इट क्लियर? So guys, these two questions was based on the two maxim under law of torts. In the next session we are going to discuss more, that is regarding general defenses in torts. Thank you.